तो आज का आपका टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। और जहां पर हम कवर करेंगे पूरा पोर्शन स्टेट ऑफ मैटर से लेके पॉलीमॉर्फिज्म तक, चाहे यूटेटिक मिक्सचर हो, एरोसोल हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, लिक्विड क्रिस्टल हो, लिक्विड कॉम्प्लेक्स हो, क्रिस्टलाइन हो, एमॉर्फस हो, सब कुछ ये पूरा पोर्शन हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनना, सारा सब कुछ इसी लेक्चर में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ मैटर, जहां पर हम देखने वाले हैं कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है। हम सभी जानते हैं 3 स्टेट में मिलता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैटर होता क्या है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैटर मतलब लड़ाई झगड़ा, उससे मेरा मैटर हो गया। अरे ये वो वाला मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है, देखो, ऐसा सब्सटेंस, जैसे मान लो ये कोई भी सब्सटेंस है। अब इसने क्या कर रखा है, कुछ जगह ले रखी है, ठीक है, कुछ जगह में ये सब्सटेंस रखा हुआ है और इसका कुछ मास भी है। तो एनी सब्सटेंस हैव सम मास एंड इट टेक्स सम प्लेस। कुछ जगह उसने ले रखी हो, कुछ मास उसके पास हो, उसे हम कहेंगे मैटर। तो मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है और स्पेस होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसने थोड़ा सा मास ले रखा हो और स्पेस ले रखा हो, उसे हम कहते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। जिसके पास कुछ मास हो, जिसने कुछ जगह ले रखी हो, वो मैटर होता है। सब कुछ मैटर है। ओके, अब देखो यहाँ पर 3 तरह से मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सॉलिड मतलब यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल पास पास होंगे। सेकंड इज लिक्विड, और लिक्विड जो है फ्लो प्रॉपर्टी रखता है। तो लिक्विड इस तरह से बह जाता है ना, अगर मैं फ्लोर पर पानी डालूं तो इस तरह से बह जाएगा वो। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर दूर है, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या हैं, दूर दूर हैं। और गैस, गैस तो इंडिपेंडेंट होती है। गैस के मॉलिक्यूल कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं सॉलिड को, जैसे सपोज करो ये सॉलिड है, इस सॉलिड को मैं उठाकर किसी बकेट में रख दूं तो भी वो इसी शेप का रहेगा ना, उसकी शेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने लिखा है ए सब्सटेंस विच हैव डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास शेप, साइज और वॉल्यूम जो है फिक्स रहता हो। ऐसा सब्सटेंस जिसमें शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स रहता हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं। क्योंकि सॉलिड बाहर भी ऐसा है और बकेट के अंदर डालने के बाद भी उसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब वैसा का वैसा ही है। सेकंड आपको दे रखा है लिक्विड। अब लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो यहाँ पर एक मग है और मग में मैंने पानी भर रखा है। जैसे मान लो 20 ml पानी है मग में, और ये 20 ml पानी मैंने बकेट में ट्रांसफर करना है, बाल्टी में ट्रांसफर करना है। तो मैंने इसको बकेट में ट्रांसफर कर दिया। तो एक बात बताओ, 20 ml यहाँ पर था और इसको मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे कितना होगा, 20 ml ही होगा। ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। जितना था उतना मैंने डाल दिया, तो 20 ml का 20 ml रहेगा। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स है, ठीक है। वॉल्यूम 20 ml था पहले और अभी भी 20 ml है। पर अब एक बात देखें, यहाँ पर क्या था, ये मग था और ये बकेट है। दोनों की जो है साइज और शेप अलग अलग है, तो यहाँ पर पानी की साइज और शेप भी अलग अलग हो जाएगी। तो लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, डेफिनाइट वॉल्यूम, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका शेप एंड साइज जो है डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मग में लोगे तो पानी का शेप एंड साइज अलग रहेगा, बकेट में लोगे तो पानी का शेप एंड साइज अलग रहेगा, आप किसी भी बर्तन में लोगे, किसी भी यूटेंसिल में लोगे तो उसमें पानी का शेप एंड साइज अलग रहेगा। तो यहाँ पर पानी का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है पर उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। और थर्ड है गैस, ए सब्सटेंस विच हैव शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता, ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, ना शेप फिक्स रहेगा, ना साइज फिक्स रहेगा। तो देखो, सीधा सा तरीका है याद करने का, सॉलिड में सब कुछ फिक्स रहेगा,
गैस में कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। सॉलिड में डेफिनाइट शेप, साइज, वॉल्यूम रहेगी, और जो गैस होता है उसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता, ना तो शेप, ना साइज, ना वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर है? और जो लिक्विड होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फिक्स रहता है, बाकी शेप और साइज नॉट फिक्स्ड। चलिए आगे देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर आपको कंपैरिजन कर रखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में। तो एक डायग्राम मैं आपको बनाता हूं। जैसे मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड है तो इसमें मॉलिक्यूल जो है पास पास रहेंगे, क्योंकि ये कठोर है। आप फ्रीजर में से बर्फ निकालना, आपको सॉलिड मॉलिक्यूल दिखेंगे, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल जो है पास पास रहते हैं, ठीक है। जो बर्फ होती है ना, उसमें सारे मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं? पास पास रहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड है। या आप कोई भी सॉलिड मटेरियल उठा लो, उसमें सारे मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। नाम से पता लग रहा, कठोर है। कठोर है मतलब सारे मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, इस तरह से। और अगर सारों ने हाथ मिला लिया तो उनको तोड़ना मुश्किल रहता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगर मैं लिक्विड की केस में बात करूं तो लूजली पैक्ड है। मैंने आपको बोला था लिक्विड को अगर आप फ्लो कराओगे तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो यहाँ पर पैकिंग जो है लूज है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो सबसे पहला कंपैरिजन है हमारा पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल के ऊपर मैंने देखा तो सॉलिड में जो पार्टिकल है वो सारे पास पास है, मतलब टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर है, मतलब लूजली पैक्ड है। और गैस तो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इनडिपेंडेंट, किसी की नहीं सुनता। सेकंड अगर मैं बात करूं शेप की, किसकी बात करूं बच्चों? शेप की। तो सॉलिड का शेप फिक्स रहता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहता, गैस का भी फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम भी हमने देखी कि लिक्विड में जो है वॉल्यूम फिक्स रहती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहती है, डेफिनाइट वॉल्यूम। पर लिक्विड में क्या होता है, शेप और साइज फिक्स नहीं होता। तो इसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो। देखो सबसे पहले पार्टिकल हो गया, फिर शेप हो गया, फिर वॉल्यूम हो गया। एक बात बताओ, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। तो कठोर सबसे ज्यादा कौन होगा? बर्फ ही होगा, सॉलिड ही होगा। उसमें मॉलिक्यूल जो है काफी पास पास है, और अगर मॉलिक्यूल पास पास है तो उनको तोड़ना मुश्किल है। ये इस तरह से मॉलिक्यूल पास पास है, ठीक है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिजिडिटी मतलब कठोरता जो है ज्यादा होती है, पर लिक्विड में कम होती है। और गैसेस में तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि गैसेस का एक मॉलिक्यूल यहाँ तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ तो चौथा मॉलिक्यूल यहाँ, काफी दूर दूर, तो इनमें कोई भी रिजिडिटी नहीं होती। पर अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सारे मॉलिक्यूल पास है, और अगर मॉलिक्यूल पास है तो उसमें कठोरता बहुत ज्यादा होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, मतलब कठोरता थोड़ी कम होगी। और गैसेस में बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल है, मतलब कठोरता बिल्कुल ही नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी। चलिए फोर्सेस की बात करें। एक बात बताइए, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास है, हाँ जी, ठीक है। तो फोर्सेस कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच रहेंगे। लिक्विड में थोड़े दूर दूर है, तो फोर्स कैसा रहेगा? इंटरमीडिएट रहेगा, ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना ज्यादा बेकार रहेगा, बीच का रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। और गैस में एक मॉलिक्यूल यहाँ तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ, तो यहाँ पे कोई फोर्स बहुत ही वीक रहता है। तो यहाँ पर आपको फोर्स से भी क्लियर हो गया कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में इंटरमीडिएट, और गैस में जो है वीकेस्ट होते हैं। फ्लूडिटी की बात करूं, क्या सॉलिड फ्लो होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट ए चांस। ओके, लिक्विड की बात करूं तो फ्लो होता है, गैस की बात करूं तो फ्लो होती है। गैस भी उड़ती है ना हवा में, इस तरह से फ्लो ही तो हो रही है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे कोई कंप्रेसिबिलिटी की चांसेस नहीं है, यहाँ पर स्लाइड चांसेस है। और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो उनको पास लाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, और सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले से ही मॉलिक्यूल पास पास है, उन्हें और क्या आप कंप्रेस कर लेंगे? तो देख लेना, यहाँ पर आपको डेंसिटी दे रखी है, सॉलिड की ज्यादा होगी क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है, लिक्विड की कम, और गैसेस की बहुत कम। और यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखे हैं सॉलिड के, तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, लिक्विड के ऑल फ्लूइड, और गैसेस में जो भी गैसेस आपको याद आ रही है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, ये सारी गैसेस है। ओके, तो दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर।
तो मैटर कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस डायग्राम में आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको सॉलिड बना के दिखा रखा है, ठीक है। वेट ए मिनट, में कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर सॉलिड दिखा रखा है, दिस इज द सॉलिड। और सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से जो है गैस बन रही है। तो अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहूँ, ये जो सॉलिड पार्टिकल है अगर मैं इसको लिक्विड में बदलना चाहूँ तो मुझे इसको करना पड़ेगा मेल्ट। अगर मैं सॉलिड को मेल्ट करूंगा तो लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सॉलिड को अगर मैं पिघलाऊंगा, बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो लिक्विड ही बनेगा ना। और लिक्विड को अगर आप और गर्म करोगे तो क्या बनेगा, भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड बनना, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे, मेल्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं ना बर्फ पिघल गया तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, तो सॉलिड से लिक्विड बनना दिस इज नॉन एज मेल्टिंग। और लिक्विड से वेपर बनना मतलब गैस बनना, दिस इज नॉन एज एवापोरेशन। क्या बोलेंगे, एवापोरेशन। मतलब लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के भाप बन गए। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो और पानी गर्म करते हो तो उसकी भाप बनना शुरू हो जाती है, सो दिस इज नोन एज एवापोरेशन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि सॉलिड से लिक्विड बनाना दिस इज नोन एज मेल्टिंग, मतलब बर्फ को पिघला दो तो पानी बन जाएगा। लिक्विड से भाप बनाना तो उसे हम प्रोसेस को कहेंगे एवापोरेशन। अब एक बात और ध्यान रखना, जो भाप बन रही है उससे हम वापस लिक्विड भी बना सकते हैं, उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। जो भाप उड़ती है ना, उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख दोगे, जैसे मान लो कोई भी पतीले में आप पानी गर्म कर रहे हो और वो पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर प्लेट रख दोगे तो वो प्लेट पे आप देखते हो कि वाटर ड्रॉपलेट दिखने लग जाती है आपको। तो वो प्लेट पे पानी आया कहाँ से, वो भाप का ही पानी है, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। मतलब भाप से वापस लिक्विड बनाना, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। और लिक्विड से आप वापस सॉलिड भी बना सकते हो ना। फ्रीजर में रखते हो ना लिक्विड को, पानी को रखते हो बर्फ बन जाता है, तो दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। तो यहां पर सब कुछ इंटरकन्वर्टेबल है। सॉलिड से लिक्विड बनाओ पिघलाकर, लिक्विड से गैस बनाओ एवापोरेशन की मदद से, गैस से वापस लिक्विड बना सकते हो कंडेंसेशन से, और लिक्विड से वापस सॉलिड बना सकते हो फ्रीजिंग से। तो यहां पर मैंने आपको एरो डाल के दिखा रखा है, मेल्टिंग से लिक्विड बनेगा, एवापोरेशन से गैस, गैस से वापस लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन करा दो, और लिक्विड से वापस सॉलिड बनाना है तो फ्रीजिंग करा दो, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनो आप, यहां पर हम सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को एक ही स्टेप में अगर मुझे गैस में बदलना है तो उस प्रोसेस को मैं कहूंगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस बना देना, उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। और गैस से सीधा सॉलिड बना देना, उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है और आपको दो दो मार्क्स में पूछ सकते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन का सीधा सा मतलब है सॉलिड से गैस बना दो एक ही स्टेप में, उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। और यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो गैस बनी इससे आप वापस सॉलिड बना सकते हो एक ही स्टेप में, उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। तो सॉलिड से गैस बनाना है तो सब्लिमेशन, और गैस से वापस एक ही स्टेप में सॉलिड बनाना है तो दिस इज नॉन एज डिपोजिशन। ओके, सो यहां पर मैंने आपको सारा लिख दिया है कि मेल्टिंग किसे कहते हैं, वेपराइजेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, और आप लिख सकते हो कि डिपोजिशन कैसे कहते हैं। एक ही स्टेप में गैस से सॉलिड में बदल जाना, उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। ओके, तो these are the changes in the state of matter, these are the state of matter, three type of matter. Okay, now next is changes के बाद हम देखने वाले हैं ये चार टर्म अपन देखेंगे। सबसे पहली टर्म आपको दे रखी है लेटेंट हीट, दूसरा है वेपर प्रेशर, तीसरा है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, और फोर्थ इज यूटेटिक मिक्सचर। तो ध्यान से सुनते जाना, मैं यहीं पे सब आपको याद करवा देता हूं। सबसे पहला है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। सब खुश हो गए होंगे, बेटा सुषमा नहीं है, उष्मा है, लड़की का नाम नहीं है, खुश नहीं होना ज्यादा, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, गुप्त उष्मा। अब ये होता क्या है सर, चलो समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है, दिस इज द कंटेनर, ओके, और उसमें लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड 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 लिक्विड, और यहां से नीचे मैंने इसको लगा दी आग, दिस इज द बर्नर। बर्नर से मैंने क्या कर दी, हीट प्रोवाइड कर दी। और अब क्या होगा, जैसे मैं पानी गर्म करूंगा
तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो पानी का टेम्परेचर जो कुछ भी था, मान लो 20 डिग्री था, 30 डिग्री था, पर पानी का टेम्परेचर अब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। 30 डिग्री से ज्यादा होगा, 40 होगा, 40 के बाद 50 होगा, 50 के बाद 60 होगा, 60 के बाद 70 होगा। ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का। पानी का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नीचे से आग लगा रखी है। पानी गर्म कर रहे हैं यार, सीधी सी बात है, गर्म पानी सबने करा होगा। गैस पे पानी रखना, गैस ऑन करना, पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, पर एक लिमिट तक गर्म होगा। जैसे मान लो 100 डिग्री तक पहुंच गया, 100 डिग्री तक पानी गर्म हो गया, एक लिमिट तक गर्म होगा। उसके बाद पानी गर्म होना ही बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लिमिट तक पानी गर्म होता है, उसके बाद क्या बन जाती है, उसकी भाप बन जाती है। ठीक है, तो यही है लेटेंट हीट। देखो यहां पर पढ़ना ध्यान से, द हीट विच चेंजेस लिक्विड इनटू वेपर। ऐसी हीट जिसमें लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। हमने बोला कि लिक्विड जो है शुरू में जब हम हीट करेंगे तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। जैसे लिक्विड अगर 20 डिग्री पे था तो 30 पे आएगा, 40 पे आएगा, और ऐसे करते करते वो 100 पे आ जाएगा। लिक्विड अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा क्योंकि नीचे से आग लगा रहे हैं, तो वो 100 तक आ जाएगा। पर 100 डिग्री होने के बाद लिक्विड अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा ही नहीं और वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, वेपर। जैसे मान लो ये लिक्विड यहाँ पे है, हीट लगा दी नीचे से, यहाँ का लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, तो 100 डिग्री से ये ज्यादा नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी, पानी की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्यों बोलते पता है? क्योंकि अब जो हम हीट दे रहे हैं, अब जो हम बर्नर से हीट दे रहे हैं, तो भी लिक्विड अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच गया है, तो अब वो चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो हीट जा कहां रही है, हमें ये देखना है कि वो हीट जा कर रही है। क्योंकि हम बर्नर से हीट तो दे रहे हैं, फिर भी लिक्विड अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। लिक्विड ने अपना टेम्परेचर 100 डिग्री रख दिया है, वो हीट जारी है भाप बनने में। सो दिस इज नॉन एज लेटेंट हीट। देखिए, द हीट विच चेंजेस लिक्विड इनटू वेपर, फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, 100 डिग्री हो चुका है, और यहां पर जो है फेज ही चेंज हो रहा है, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज नॉन एज लेटेंट हीट। ओके, ठीक है सर, हमें यहां तक क्लियर हो गया कि ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, टेम्परेचर यहां से दे रहे हैं नीचे से बर्नर लगा के, और यहां पे बनने लग गई है वेपर। अब अगर एक बात बताओ, इस वेपर के ऊपर, पहले स्क्रीनशॉट हो गया इसका, रुक जाओ। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट तो हो गया, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको ये टॉपिक डबल एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको वेपर प्रेशर समझने में काम आएगा। जैसे मान लो ये कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हमने फिल किया हुआ है लिक्विड वाटर। ओके, और यहां से हमने नीचे से हीट लगा दी, आग लगा दी, बर्नर लगा दिया। तो वाटर का अपना टेम्परेचर चेंज हुआ। वाटर का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री था, तो 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 100 हुआ। तो फाइनली टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का। अब पानी का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगी, ये भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर भाप बनना स्टार्ट हो गया, और ये भाप जो है ऊपर उड़ रही है, वेपराइज हो रही है, वेपर बन रहे हैं लिक्विड के। ठीक है, गैस बनना स्टार्ट हो गई। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने इसको कवर कर दिया। जैसे घर में आप पानी गर्म करते हो, और पानी गर्म करते हुए क्या करते हो, आप उसको ढक देते हो, कवर कर देते हो। तो यहाँ पर जब हमने इसको कवर कर दिया, तो ये जो भाप बन रही थी, ये जो भाप बन के ऊपर जा रही थी, ये इस कंटेनर से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगी। ध्यान से सुनना, अंदर टेम्परेचर कितना डिग्री है, अंदर टेम्परेचर है 100 डिग्री, और बाहर कितना होगा। सर बाहर तो हम खड़े हैं, और हम कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। हम हमारे रूम में भी गर्म पानी कर सकते हैं, हम पहाड़ों में भी गर्म पानी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि बाहर टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितना तुम्हारा मन हो, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, मतलब बाहर का टेम्परेचर तो कम ही है, और अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या, जब यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर कम है, तो जब बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म होगी। तो इसीलिए जब भी आप पानी गर्म करने के बाद उस पर कुछ भी ढकते हो ना, ऊपर से उसको कवर करते हो, तो जब आप उसको हटाते हो तो आपको लिक्विड ड्रॉपलेट देखने को मिलती है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम और अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री, और 100 डिग्री के बाद भाप बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है,
तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अब मैं टर्म यूज करूंगा, ध्यान से सुनना। दिस इज द रेट ऑफ वेपराइजेशन। जो वेपर बन रही है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, वेपर बनने की रेट, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और यहां पर क्या है, ये जो है टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो रहा है, वेपर जो बन रही थी वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लिक्विड, ये जो मैंने बता रखा है दिस इज द लिक्विड। और ये लिक्विड बन क्यों रहा है, ये वेपर से बन रहा है। ठीक है, वेपर ऊपर जा रही है, कंटेनर से टकरा रही है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वापस लिक्विड बन रहा है। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वेपर्स किस स्पीड से बन रही है, और रेट ऑफ लिक्विड बनना, और लिक्विड बन रहा है किससे, भाप से। जो पानी की भाप है उससे लिक्विड बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भाप थी, पानी की भाप है, उससे वापस लिक्विड ड्रॉपलेट बन रही है, तो दिस इज नोन एज रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है, नाम से पता लग रहा है वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। जो वेपर प्रेशर लगाती है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और यहां पर ध्यान रखना, जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब जो वेपर्स का फॉर्मेशन है और जो लिक्विड के ड्रॉपलेट का बनना है, वो दोनों जब बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाप से पानी बन रहा है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे वेपर प्रेशर, जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द वेपर प्रेशर, जहां पर जो वेपर्स है वो प्रेशर लगाती है हमारे बाहर के कंटेनर पे, तो दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। नेक्स्ट यहां पर आपको दे रखा है कि वेपर प्रेशर पे किस किस फैक्टर से अफेक्ट होगा। तो फैक्टर है टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और सरफेस एरिया। इसकी बस आपको रीडिंग कर लेनी है, और जो डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो आपको जरूर बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको ध्यान से समझना आप। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से तीनों कंडीशन आ सकती है। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से तीनों कंडीशन आ सकती है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें बढ़ाते हो तो आपको वेपर मिलती है। ध्यान से सुनना मेरे बात, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर भी बढ़ा दिया, तो आपको वेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। और अगर आपने टेम्परेचर कम रखा और सिर्फ प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर कम रखा, प्रेशर बढ़ाया, तो आपको लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है आपको। तो लिक्विड कब बनेगा, लिक्विड बनेगा, यहां पे देखो, ये देखो आप, टेम्परेचर को कम करने में और प्रेशर को बढ़ाने में आपको क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ओके, और यहां पे आप देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा दो तो आपको वेपर बनेगा। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं याद करने का। दोनों बढ़ा दो, ये जो पॉइंट है, अगर इससे आप दोनों बढ़ा दो, टेम्परेचर और प्रेशर, तो आपका बनेगा वेपर। अगर आप दोनों कम कर दो, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, तो आपका बनेगा सॉलिड। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ा दिया तो आपको मिलेगा वेपर, अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम कर दिया तो आपको मिलेगा सॉलिड। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों इंटर कन्वर्टेबल होती है। इस तरह से आपको लिखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको एरो यूज करना है। ओके, और यहां पर अगर आपने टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड बनता है। तो ये आपको पता रखना है कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये जरूर बनाना है, सॉलिड, इंटर कन्वर्टेबल इंटू लिक्विड, इंटर कन्वर्टेबल इंटू गैस। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको तीन कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसे ही आपने दोनों को लो किया, टेम्परेचर प्रेशर को, तो सॉलिड बन गया। जैसे ही आपने टेम्परेचर प्रेशर दोनों को बढ़ाया तो आपका वेपर बन गया। और जैसे ही आपने टेम्परेचर कम करा और प्रेशर को बढ़ाया तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज यूटैटिक मिक्सचर। तो यूटैटिक मिक्सचर काफी इजी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा होगा, पाउडर में आपको दे रखा है यूटैटिक मिक्सचर। तो यूटैटिक मिक्सचर में होता क्या है, जैसे मान लो दो ड्रग है, एक ड्रग ए है और एक ड्रग बी है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है।
पर दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो यहां पर जो नई ड्रग का फॉर्मेशन होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कहीं खाली जगह देखकर। ये देखिए आप, ये जो ड्रग ए थी, ये ड्रग बी थी, दोनों को हमने क्या करा, मिक्स करा। ठीक है, और अच्छे से समझाता हूं। ड्रग ए है, ड्रग बी है, दोनों को मिक्स करा तो क्या बना, ड्रग सी बनी, कुछ नया बना, सी बना। अब ए का मान लो टेम्परेचर था 50 डिग्री, बी का मान लो 20 डिग्री, तो दोनों को मिला के यहाँ पे जो बनेगा ना, इसका टेम्परेचर कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो हमने यहाँ पे जो सी ड्रग बनाया उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। क्या है बच्चों, कम है। और इतना कम है कि रूम टेम्परेचर से भी कम है। रूम टेम्परेचर से भी कम है, हमारे जो रूम में टेम्परेचर है उससे भी कम है उस सी ड्रग का टेम्परेचर। तो एक बात बताओ, रूम टेम्परेचर से अंदर टेम्परेचर कम है, मतलब रूम टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर जो ड्रग बनाएगी वो कम है। तो यहाँ पे अगर बाहर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो ड्रग बनाई उसका टेम्परेचर कम होगा, तो ड्रग मेल्ट होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ड्रग पिघल जाएगी। सीधी सी बात थी। देखो, एक ड्रग थी ए, एक ड्रग थी बी, दोनों को मिला के बनाई सी ड्रग, और ये जो सी ड्रग है इसका टेम्परेचर जो है कम है, और इतना कम है कि रूम टेम्परेचर से भी कम है। तो रूम टेम्परेचर ज्यादा हुआ, और अगर रूम में टेम्परेचर ज्यादा और ड्रग का टेम्परेचर कम, तो ड्रग पिघलेगी, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो ड्रग अपने आप पिघलने लग जाएगी। सो दिस इज नोन एज यूटैटिक मिक्सचर। ओके, देखो यहां पर, इट इज अ मिक्सचर इन विच टू सॉलिड पार्टिकल मिक्स टुगेदर एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट नॉर्मल और वी कैन से एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आपको दो दो नंबर की डेफिनेशन दे रखी है, जैसे गैसेस क्या होती है, एरोसोल क्या होती है। तो गैसेस तो हमने इतने अच्छे से देखा है यहाँ पर। वेट ए मिनट, मैं बताता हूँ आपको। दीज आर द गैसेस जिसमें पार्टिकल इंडिपेंडेंट हो, शेप फिक्स नहीं हो, वॉल्यूम नॉट फिक्स, रिजिडिटी नेग्लिजिबल होती है, फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं। तो ये सारे ही बताना है आपको गैसेस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एरोसोल। तो एरोसोल क्या होता है, एरोसोल इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल। एरोसोल क्या होता है, सस्पेंशन होता है। किसका सस्पेंशन होता है, फाइन सॉलिड पार्टिकल। फाइन सॉलिड पार्टिकल का मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल का सस्पेंशन होता है। तो एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ ए फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन अनदर गैस। मतलब हमारे जो गैस है उसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं जिसे हम एरोसोल कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर फोग देखने को मिलता है, धुंध, हिंदी में कहते हैं धुंध, फोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनहेलर। तो मैंने पूरा अस्थमा पढ़ा दिया पैथोफिजियोलॉजी में। तो इनहेलर क्या चीज है, देखिए इनहेलर क्या होता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि जो आपके लंग्स है ना, उसमें होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो इन लंग्स में क्या होता है, इन ब्रोंक्यूल में ये जो रास्ता होता है ये कम होने लग जाता है, जो ब्रोंक्यूल में गैप होता है वो कम हो जाता है। एक बात बताओ, जनरल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बड़ा पाइप है और एक छोटा सा पाइप है, हवा किस में ज्यादा पास होगी, बड़े पाइप में, और किस में कम होगी, छोटे पाइप में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्रोंक्यूल होता है ना, उसकी साइज कम हो जाती है, और साइज कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सही से अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो इस कंडीशन में हमें देना पड़ता है इनहेलर। इनहेलर क्या करता है, इसको यहाँ से ओपन करने में मदद करता है। ठीक है, डायरेक्टली हम लंग्स में देते हैं। इनहेलर इज अ डिवाइस दैट गेट मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द लंग्स। पर्सन इनहेल्ड मेडिसिन इन माउथ, ओके, थ्रू इनहेलर। जैसे अस्थमा पंप वगैरह आपने देखा होगा ना, तो इन सब का काम क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर का। जो ब्रोंको स्पाज्म हो चुका है, यहाँ पे ये जो सिकुड़ चुका है पूरा, इसको डायलेट करने का काम, खोलने का काम होता है। ठीक है, सो इनहेलर में तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, पर आता तो 2 मार्क्स में ही है। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल सा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और ड्रॉप टू द सैचुरेटेड एयर। मतलब सीधा सा है कि वाटर वेपर जो कि हमारे एयर में है, ठीक है, अपॉन सैचुरेटेड एयर, एयर की ड्रॉप में
अगर मैं बात करूं एयर ड्रॉप, दिस इज द एयर ड्रॉप, इस एयर ड्रॉप में कितना वाटर है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, डिवाइडेड बाय सेचुरेटेड एयर, एक ऐसी एयर जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी H2O नहीं है, तो इसके डिवीजन को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपल सा है, इट इज द रेशियो, रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों डिवीजन में है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ड्रॉपलेट एंड डिवाइडेड बाय सेचुरेटेड एयर। सेचुरेटेड एयर ऐसी एयर होती है जहां पर कोई भी वाटर नहीं होता, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये जो एयर का ड्रॉप था, इस एयर के ड्रॉप में कितना वाटर वेपर है, एक तो वो डिवाइडेड बाय सेचुरेटेड एयर, ऐसा एयर का ड्रॉप जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, विदाउट वाटर। ओके, सो दिस इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल। तो देखो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, जनरली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठीक है, पर एक कंडीशन और आती है सॉलिड से सेमी सॉलिड बनने की और सेमी सॉलिड से लिक्विड बनने की। यहाँ पर एक बीच में कंडीशन कौन सी आ गई, सेमी सॉलिड वाली। जनरली तो हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, पर यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई कि सॉलिड से सेमी सॉलिड बनता है और सेमी सॉलिड से लिक्विड बनती है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में यही लिखा है कि दीज आर मैटर इन स्टेट दैट हैज प्रॉपर्टी बिटवीन, बिटवीन लिखा है मतलब सॉलिड से लिक्विड बनते टाइम बीच में जो सेमी सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये बिटवीन वाला पार्ट है। दोज आर कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज आर सॉलिड क्रिस्टल, मतलब उसकी दोनों की तरह प्रॉपर्टी होगी, वो लिक्विड में भी बदल सकता है, वो सॉलिड में भी वापस बदल सकता है, तो इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, लिक्विड का क्रिस्टल है क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है, जैसे सॉलिड था, सॉलिड से सेमी सॉलिड बना, सेमी सॉलिड से लिक्विड बनने वाला है, तो दीज आर द लिक्विड क्रिस्टल। ओके, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। तो इस एग्जांपल में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट होता है अगर उसका टेम्परेचर में बढ़ाऊं तो वो सॉलिड से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसका टेम्परेचर में और बढ़ाऊं तो ये सेमी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। तो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो लिक्विड है उसके बीच में छोटे छोटे सॉलिड फाइन पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, सो दिस इज नोन एज सस्पेंशन, जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक इमल्शन आपने देखा होगा, जहां पर दो इमिसिबल लिक्विड को हम मिसिबल बनाते हैं, मतलब दो ऐसे लिक्विड जो कि मिल नहीं सकते आपस में, जैसे ऑयल और वाटर, पर हम उन्हें इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से मिला देते थे, वो इमल्शन था। तो आप सीधा से याद रखो, लिक्विड लिक्विड अगर होगा तो इमल्शन, सॉलिड लिक्विड अगर होगा तो सस्पेंशन। ओके, लिक्विड लिक्विड मतलब एक लिक्विड कोई और दूसरा लिक्विड कोई और दोनों को मिक्स कर देते थे हम, तो वो इमल्शन था। तो सॉलिड लिक्विड के केस में सस्पेंशन बनता है, लिक्विड लिक्विड के केस में इमल्शन बनता है। और भी केसेस होते हैं, जैसे सॉलिड और गैस का केस, ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ग्रेन्युलर फॉर्म होती है। लिक्विड गैस में फॉर्म्स आपने झाग वगैरह देखे होंगे। तो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाय का मतलब दो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड सस्पेंशन, लिक्विड लिक्विड ये भी दो हैं, सॉलिड लिक्विड ये भी अलग अलग दो हैं। अलग अलग हो चाहे सेम हो, पर दो होने चाहिए, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, इस तरह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्लासेस स्टेट। तो ग्लासेस स्टेट तो आपने देखा होगा, घर में कांच का ग्लास, वही ग्लासेस स्टेट होती है। ग्लास इज नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर that appears solid on a short time scale but continuously relaxes toward the liquid state। यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, और जो सॉलिड बनता है उसे हम सुपर कूल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सुपर कूल, तो बनता है सुपर कूल लिक्विड। मतलब लिक्विड था, सॉलिड में बदला, सॉलिड की हमने कराई सुपर कूलिंग, तो बना सुपर कूल लिक्विड। और इसी मदद से कांच के ग्लास बनते हैं, घर में आप सभी ने देखे होंगे कांच के ग्लास। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ग्लासेस स्टेट, जो कि एक नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट है। ये वर्ड याद रखना, नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलाइन। ये नॉन इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्लासेस स्टेट हमेशा इस कंडीशन में नहीं रहते, ये मेल्ट होते हैं। और ये मेल्ट कब होते हैं, जब आप बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं। सो इट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर, ओके, दैट अपीयर्स सॉलिड ऑन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में पहले तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड को एक्सप्लेन कीजिए, तो सॉलिड के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऐसे देना है आपको इस टेबल से कि सॉलिड में जो है पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, शेप इसका फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, रिजिडिटी इसमें हाई होती है, फोर्सेस इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, फ्लूइडिटी के कोई चांस नहीं होते। ये सारा आप लिखोगे ना थ्योरी में तो 4 चांद लग जाएंगे सॉलिड में। चलिए आ जाइए सॉलिड पे। तो सॉलिड में आपको बोल रखा है कि एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, वो डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना भी है। देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना वो इस तरह से होता है, इस तरह से। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है एक ही शेप के अरेंज रहते हैं इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, सब एक ही शेप के मॉलिक्यूल जो है इस तरह से अरेंज रहते हैं। पर जो दूसरा वाला है जिसका नाम है नॉन क्रिस्टलाइन, तो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट सही से नहीं होगा। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट सही से नहीं है और मॉलिक्यूल जो है अंदर वो अलग अलग है। जबकि हमने क्रिस्टलाइन में देखा कि मॉलिक्यूल भी एक जैसे और अरेंजमेंट भी प्रॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल भी एक जैसे और अरेंजमेंट भी प्रॉपर है, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल भी अलग अलग और अरेंजमेंट भी बिल्कुल बेकार, क्योंकि अलग अलग शेप के होंगे तो एक जगह आ ही नहीं सकते। क्रिस्टलाइन में लिखा है विच हैव शेप और साइज फिक्स्ड। जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर शेप और साइज जो है फिक्स्ड रहती है, मॉलिक्यूल एक ही शेप के एक ही साइज के इस तरह से अरेंज होते हैं। विच हैव शेप और साइज फिक्स्ड एंड पैटर्न ऑफ इंटरमोलिकुलर आर फिक्स्ड। और यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट होती है उसका पैटर्न भी फिक्स्ड होता है, मतलब यहाँ पर सब कुछ फिक्स है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन है वहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो भी अलग है, वहां पर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो वो हो गए नॉन क्रिस्टलाइन। और सब कुछ फिक्स्ड है तो वो हो गए क्रिस्टलाइन। देखो एग्जाम्पल देखें तो मेटल हो गया, रॉक हो गया, आइस हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आइस, बर्फ। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझोगे। और अगर नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल देखूं तो प्लास्टिक, ग्लास, ये सब। तो ध्यान रखना नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल होते हैं प्लास्टिक और ग्लास, क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल होते हैं मेटल, रॉक और आइस। और अगर मैं क्रिस्टलाइन को कट करूं, क्रिस्टलाइन की स्ट्रक्चर कैसी थी, इस तरह से एक जैसे थे सब। तो अगर मैं क्रिस्टलाइन को बीच में से कट करता हूं तो मुझे मिलेगी एक स्मूथ सरफेस, एक प्लेन सरफेस। और अगर वहीं मैं इसको कट करके देखता हूं, यहाँ पे पार्टिकल कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पे मुझे स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी, मुझे रफ सरफेस मिलेगी। तो नॉन क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से रफ सरफेस मिलती है जब मैं उसको काटूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन में तो वहां पर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट सेम होने की वजह से जब भी मैं उसको कट करूंगा मुझे वहां पर मिलेगी एक स्मूथ सरफेस। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब फिक्स होता है। देखिए जैसे 38 डिग्री सेल्सियस है तो अप्रोक्स 38.5 तक चला जाएगा, बस हाँ इतना इतना फिक्स रहता है कि यहाँ 38 है। पर जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसकी रेंज जो होती है वाइड होती है, जैसे 30 से 45 तक। अब ये कितना टेम्परेचर का फर्क हो गया। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है जहां पर एक रेंज दी गई होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। और अगर मैं नॉर्मल बात करूं क्रिस्टलाइन की तो वहां पर कोई भी रेंज नहीं दे रखी, वहां पर एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ 35 डिग्री है तो 35 डिग्री है, बात खत्म। तो यहाँ पर हमने देखा क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में सब कुछ सेम अरेंजमेंट होती है, नॉन क्रिस्टलाइन में कोई अरेंजमेंट नहीं होती। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल हो गए मेटल, रॉक, आइस। नॉन क्रिस्टलाइन के हो गए ग्लास और प्लास्टिक। क्रिस्टलाइन को अगर मैं काट के देखूं तो मुझे स्मूथ सरफेस मिलेगी, नॉन क्रिस्टलाइन को अगर मैं काट के देखूं तो मुझे रफ सरफेस मिलेगी। क्रिस्टलाइन एक अच्छा सॉलिड है जिसकी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलती है। नॉन क्रिस्टलाइन की कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलती, कोई भी शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलती। वहां पर एक रेंज भी हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया 35 से 45, 50 इस तरह से रेंज होती है। चलिए नेक्स्ट आपको टर्म दे रखी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पोली का मतलब ज्यादा, पोली का मतलब ज्यादा, एक दो से ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज पोली, पोली का मतलब ज्यादा। मॉर्फ का मतलब उसके रूप, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपिया, एक से ज्यादा उसकी स्ट्रक्चर। तो दीज आर दो सॉलिड
which have ability to change their form according to situation. जैसी सिचुएशन वैसा ये अपने आप को ढाल लेता है, तो इसका नाम ही पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पॉली का मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा. दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे आप लोग हो, क्लास में आप स्टूडेंट हो, ठीक है, दोस्तों के साथ आपसे बड़ा वो कोई नहीं है, फिर समझ रहे हो, तो ऐसे होता है. फैमिली में आपसे बड़ा संस्कारी कोई नहीं है माँ बाप के सामने, तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कार्बन की डायमंड फॉर्म इन ए क्यूबिक. ठीक है, चलिए, तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म. इससे पहले हमने देखा क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, सॉलिड. सॉलिड होते क्या हैं? ग्लासी स्टेट, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इनहेलर. उससे पहले हमने देखा यूटैटिक मिक्सचर. ये यूटैटिक मिक्सचर का डायग्राम है, इसको बना के आना. उससे पहले हमने देखा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, ये डायग्राम जरूर बना के आना. उससे पहले हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर होती क्या है? जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए. लेटेंट हीट, ये सब हमने देखी. उससे पहले हमने देखा था डिपोजिशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन. ये रहा आपका डायग्राम, ये डायग्राम जरूर बनाना. ठीक है, उससे पहले हमने देखा सॉलिड लिक्विड गैस में फर्क क्या होता है, और दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा. अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.